नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में व्यवस्थ हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि किन किन खबरों पर आज हम बात करेंगे और कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, आखिर क्यों ये खबर पैदा होती है, क्यों ये बात आपके जानने के लिए जरूरी है, ये सब कुछ होगा इसमें। भाजपा के लिए जरूरी है मोहन। अगली जो खबर है वो मध्य प्रदेश के एक बड़े इवेंट से जुड़ी हुई है। खनन कॉन्क्लेव, खनन माइनिंग इनक्लेव जिसे कहते हैं, वो होने जा रहा है। 2 दिन का ये इनक्लेव है और इसमें क्या कुछ होगा ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो है छत्तीसगढ़ से। आज सीएम साई की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया वो सारी जानकारी हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे। और जो चौथी खबर है वो है उपचुनाव का रण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक बार फिर से इनकी हिस्ट्री जो है वो हम रिकॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सीटों पर फिलहाल क्या क्या चल रहा है। तो ये 4 महत्वपूर्ण खबरें जिनका हम अब जिक्र करेंगे और इन्हें आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब मोहन यादव का नाम बतौर सीएम ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान था। कमोबेश यही सवाल चल रहा था सभी के मन में कि जब सीनियर्स उपलब्ध हैं तो मोहन यादव ही क्यों। तो शायद अब उन सवालों के जवाब एक एक कर मिलते जा रहे हैं कि मोहन यादव ही क्यों। ज्यादा पुरानी बातें हमें क्यों ही करनी है, हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। इस चुनाव को ही देख लीजिए। पहले अलग अलग जगहों पर सीएम मोहन के चुनावी दौरे और सभाएं, इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रचार में इतना था कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक वो मैदान पर डटे रहे। उसके बाद का जो घटनाक्रम आप जानते होंगे कि पार्टी जीत गई, एक अविश्वसनीय जीत थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। एक बढ़िया प्रदर्शन यहां माना जा रहा था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का चयन, और वो भी अमित शाह के साथ मिलकर, ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि पार्टी इस मैसेज को जो दे रही है उसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। इस मैसेज की बात तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि बात चल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो आपको मध्य प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की राजनीति का भी एक अद्भुत कनेक्शन हम बताएंगे। तो मध्य प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की राजनीति के इस अनूठे संयोग की पहले बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद राज्य में भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चयन के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे। जो कि अभी आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि जब हरियाणा में विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नेता का चुनाव हुआ तो पर्यवेक्षक के तौर पर कौन पहुंचा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और यही बात जो है वो तब इससे पहले हुई थी जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश आए थे पर्यवेक्षक के रूप में। 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव के नाम की पर्ची खोली थी। अब ऐसी ही परिस्थिति है बिल्कुल जो कुछ महीने पहले आपने देखी थी मध्य प्रदेश में, अब वो कहां? हरियाणा में। ऐसी ही परिस्थिति बिल्कुल बन चुकी है हरियाणा में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा भाजपा विधायक दल की 16 अक्टूबर को जो बैठक आयोजित हुई उसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। बड़ी बात यह भी रही जो आपके जानने लायक और जिस पर गौर भी करना चाहिए वो ये कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक का पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भाजपा पर एक बड़ा भरोसा जताया है।
इसकी एक वजह यह भी है कि हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रभारी और सह प्रभारी रहे प्रदेश के भाजपा नेता पार्टी को जिताने में हमेशा सफल रहे हैं और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भाजपा पर हमेशा बड़ा भरोसा जताया है। अब कौन कौन इस भूमिका को निभा चुका है उस पर हम एक नजर डालेंगे, क्योंकि जो अब तक के सभी मोर्चे रहे उन पर प्रदेश के नेता खरे उतरे, सफल साबित हुए। 2014 की आप बात कर लीजिए। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय साल 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभारी बनकर पहुंचे थे और इस दौरान भाजपा ने 90 में से 47 सीटें जीत ली थी। उसके बाद साल 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया और तब भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। फिर साल 2019 का हम रुख करते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को एक जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने उन्हें सह प्रभारी बना दिया चुनाव का और तब भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 7 सीटें जीती और सभी को चौंका दिया। यानी 2014-2019 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जब जब शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भाजपा की ओर देखा, उम्मीद की नजर से देखा, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो उस पर मध्य प्रदेश भाजपा खरी उतरी और उसी की एक बानगी आज जो हमने देखा कि किस तरह से अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा पहुंचते हैं और वहां की राजनीति का एक बड़ा कदम, एक बड़ा हिस्सा बनते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अब बात जो पूरी चल रही थी उसके सार पर अब हम आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भाजपा यादव चेहरे के रूप में तैयार कर रही है, इससे कोई दो राय नहीं है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों में भी डॉक्टर मोहन यादव को कई जगह खासकर यादव बहुल क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया था। अब हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया जाना इस बात की तस्दीक करता है, जो कि मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है, कि भाजपा के लिए मोहन जरूरी हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर है अब हम उसका रुख कर लेते हैं। ये खबर जुड़ी है 2 दिवसीय आयोजन से जो कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। ये है माइनिंग एनक्लेव और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है राज्य के भू आर्थिक परिदृश्य में नए अवसरों को प्रदर्शित करना और खनन से संबंधित उद्योगों के साथ साथ तेल और गैस के क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। ये मूल उद्देश्य है, मोटी मोटी बात जो है वो ये। अब इस कॉन्क्लेव में होगा क्या वो आपको बता देते हैं। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा। कौन कौन से सत्र होंगे वो डिटेल भी हम आपको देंगे, जैसे खनन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबका एकीकरण, खनन और ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, साथ ही अनुसंधान में रणनीतियां बनाना और तकनीकी प्रगति कैसे हो, इस पर भी विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन को लाभकारी बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी अलग अलग सेशंस में। 2 दिन का ये कॉन्क्लेव है और इस कॉन्क्लेव में स्टार्टअप्स को भी मंच मिलेगा। इससे होगा क्या कि जो स्टार्टअप्स हैं वो खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनमें डिजिटलीकरण की क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे, उन्हें तलाश सकेंगे। इसके अलावा खनन क्षेत्र में दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ प्रमुख उद्योगों से, जो इस फील्ड के मेन लीडर्स हैं, उनसे सहयोग और समर्थन ले पाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश के लिए यह पूरा जो आयोजन है वो ध्यान आकर्षण का काम करेगा। इस कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश दुनिया को स्थायी विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आपसी जुड़ाव, निवेश की क्षमता, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और राष्ट्र के विकास में योगदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से परिचित कराएगा। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो इस माइनिंग एनक्लेव के माध्यम से सरकार साधने की कोशिश करेगी।
और यह बिल्कुल माना जा रहा है कि खनन कॉन्क्लेव में राज्य में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी तो होगी ही। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी हितधारकों, उद्योगपतियों जो कि आमंत्रित हैं और खनन क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इनविटेशन भेजा गया है। इस माइनिंग कॉन्क्लेव में केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री SC दुबे और सचिव केंद्रीय खान मंत्रालय BL कांताराव भी शामिल होंगे, जो कि मध्य प्रदेश में खनन की दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भागीदारी लेने की संभावना है और जो बड़े बड़े नाम हैं एक बार हम उन्हें दोहरा देते हैं। इसमें NCL, HCL, NMDC, ONGC, GAIL जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य राज्यों के उद्योगपति शामिल होंगे। और क्या क्या कुछ खास रहेगा इस कॉन्क्लेव से जुड़ा हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दो दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन, खनन उद्योग में निवेश और विकास की संभावनाओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय खनन मंत्रालय के सहयोग से हो रहा कॉन्क्लेव, इंडस्ट्रियलिस्ट, शिक्षाविद, स्टार्टअप लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में भरपूर खनिज संपदा, खनिज ब्लॉक नीलामी में देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित इंटरनेशनल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 17 और 18 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के आपको बता दें 600 इंडस्ट्रियलिस्ट और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। इस कॉन्क्लेव में तकनीकी सत्र होंगे, जिसमें डिजिटलाइजेशन और खनन प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बात होगी। खनन से जुड़े स्टार्टअप को आगामी तकनीकों की जानकारी और इनोवेशन के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव में कई सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कोयला और ऊर्जा, चूना पत्थर और सीमेंट, महत्वपूर्ण खनिजों के अवसर और ऊर्जा तथा हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल रहेंगे। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन यानी 18 अक्टूबर को CM डॉक्टर मोहन यादव खनिज आधारित उद्योगों, कोयला, ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पर केंद्रित राउंड टेबल बैठक करेंगे। पन्ना में देश का एकमात्र हीरा भंडार, पन्ना की खदानों में हर साल 1 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन। मध्य प्रदेश में भारत के कुल तांबा भंडार का 70% तांबा। मलाजखंड कॉपर खदान भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान। खदान से हर साल निकलता है 5 से 10 हजार टन तांबा। विशाल खनन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध सासन कोयला खदान। चूना पत्थर उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का 15% योगदान। देश की सीमेंट उत्पादन क्षमता में मध्य प्रदेश का 7% योगदान। प्रदेश में कोल बेड मीथेन के बड़े भंडार। मध्य प्रदेश को फरवरी 2022-23 में खनिज ब्लॉक नीलामी में देश में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में 78 खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए हैं। इस कॉन्क्लेव से मोहन सरकार का लक्ष्य भू आर्थिक परिदृश्य में नए अवसर तलाशना है, साथ ही खनन और संबंधित उद्योगों के साथ साथ तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण दिन रहा छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से। CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक के खत्म होने के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने प्रेस को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे धान खरीदी राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 31 जनवरी 2025 तक खरीदी होती रहेगी। और क्या क्या कुछ बड़ी बातें रहीं इस पूरी कैबिनेट की, वो अब आप देखिए यहां पर। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। चलिए साहब, तो अब बात कर लेते हैं उपचुनाव के रण की। जी हां, उपचुनाव के रण की भेरी बज चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 सीट। मध्य प्रदेश में बुधनी सीट पर और इसके अलावा विजयपुर सीट पर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर और साथ ही छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर ये जो चुनावी मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे इन सभी सीटों पर, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो उपचुनाव के ऐलान की बात कर लेते हैं, जो कि हो चुका है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर, जो कि श्योपुर जिले के अंतर्गत आती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, इन तीनों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीट, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजा घोषित किया जाएगा। और अब एक एक सीट को थोड़ा सा डिकोड करते हुए चलते हैं कि कहां पर उपचुनाव और उनके पीछे की वजह क्या। तो सबसे पहले बात कर लेंगे मध्य प्रदेश की। यहां के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे रामनिवास रावत, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। श्योपुर जिले में आती है यह सीट। 2023 में यहां से रामनिवास रावत जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया था और इसी के चलते अब विजयपुर में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। उपचुनाव होने जा रहे हैं। रामनिवास रावत, जो कि वर्तमान में मोहन सरकार में मंत्री हैं, उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर उनका चुनाव लड़ना तय ही माना जा रहा है कि वही प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। वैसे तो विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हमेशा से मानी जाती रही है, और ऐसा वैसा गढ़ भी नहीं, मजबूत गढ़। क्यों? क्योंकि रामनिवास रावत जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो वो 6 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। जी हां, 3 बार लगातार और 2 उसके पहले। सबसे पहले कब? तो 1990 में वो पहली बार विधायक बने थे कांग्रेस के ही टिकट पर। इसके बाद फिर 1993 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो शुरू के ये 2 बार वो यहां से विधायक चुने गए, 1990 और 1993 में। इसके बाद फिर 2003 से 2013 तक लगातार 3 चुनावों में रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। लेकिन 2018 के चुनाव में तस्वीर थोड़ी अलग हो गई थी। 2018 में विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि कांग्रेस का मजबूत गढ़, वो इसलिए क्योंकि 2023 में रावत ने फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन अब वो बीजेपी में है। विजयपुर के बाद अब हम बात करेंगे सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाली बुधनी विधानसभा सीट की। अब विजयपुर सीट के उलट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट। कौन सी? बुधनी विधानसभा सीट। क्यों मानी जाती है? क्योंकि 2005 के उपचुनाव के बाद से लगातार यहां से पार्टी जीत रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की फिक्स सीट इसे माना जाता रहा है हमेशा से ही। इसी क्षेत्र से, ग्राम जैत से शिवराज सिंह आते हैं और अपने ही क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा सीट से वो लगातार लड़ते रहे। 2005 से लगातार वो जीते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद का जिम्मा उन्होंने संभाला। विधायक बनकर वो बुधनी से ही आते रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायक चुनते हुए जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से यह सीट खाली हो गई थी और यही वजह है कि यहां पर उपचुनाव
हो रहा है। इससे पहले बुधनी विधानसभा सीट पर 2 बार माफ कीजिए उपचुनाव हो चुका है और यह तीसरी बार है कि जब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ यहां पर भी नतीजा आ जाएगा। 2023 में रायपुर दक्षिण से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी जहां अपनी सीट बरकरार रखना चाहेगी तो वहीं कांग्रेस भी यहां पर पूरी ताकत लगाकर इस अभेद किले को, बीजेपी के अभेद किले को भेदने की कोशिश करेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, ग्वालियर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल चल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ रंग वहां के आप भी देख लें। तो चलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे ही रंगों के साथ। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ग्वालियर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जोगी जी कोई ढूंढे मोरा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगिया को। जोगी जी मिला दो, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी। पैरों में लग रही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।